Assalamualaikum dear students, my name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स. हमने लास्ट लेक्चर में भी वेरिएबल्स को डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है. सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इस हाफ ऑफ द बुक में हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और सी लैंग्वेज को डिस्कस करते हुए हमने उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को इस चैप्टर में अभी तक डिस्कस किया है. इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स को फोकस कर रहे हैं और हम 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेनली डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. इनका मतलब क्या है वेरिएबल के लिए या कंपाइलर के लिए या लैंग्वेज के हिसाब से उसका सिंटैक्स क्या बनता है, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे. ये लेक्चर इसलिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि सी लैंग्वेज इज़ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज. तो जब हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज तो उसका मतलब क्या है. स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होने का मतलब ये है कि जब हम कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं या हमने किसी वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल्स बिफोर हैंड इन द प्रोग्राम. अदरवाइज योर प्रोग्राम विल गिव यू एरर्स कि आपका वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है या वेरिएबल जो है वो मेंशन नहीं है. ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जब आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है या आपके ग्रुप में एंटर होने की कोशिश करता है तो वह सबसे पहले क्या करता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है. वो आपको ये बताता है कि उसका नाम क्या है, वो उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं. तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता चलती हैं और उसका नाम पता चलता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी उससे दोस्ती होना शुरू हो जाती है. इसी तरह प्रोग्राम के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली C++ के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें, कि पहले से जो वेरिएबल्स आपने यूज़ करने हैं उनको आपने डिक्लेयर किया हो. अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, एज आई ऑलवेज से कि कंप्यूटर्स आर नॉट मैजिक, तो अगर आप कुछ उसको नहीं बताएंगे कि क्या करना है तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज़ सपोज टू बी डन, और ये कि उस चीज़ का मतलब क्या है, उस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, उस कीवर्ड का मतलब क्या है, उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या है. सो एवरीथिंग दैट यू टेल द कंप्यूटर और एवरीथिंग दैट यू टेल अ मशीन, आपको ये बताना है उसको कि ये किस तरह की चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और ये आपने इससे पहले जो है वो डिफ़ाइन कर देना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कोई वेरिएबल यूज़ किया है तो आप उसको सबसे पहले डिक्लेयर करें. अब मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा ये वर्ड जो है वो यूज़ कर चुकी हूँ जिसको मैंने कहा है डिक्लेयर. डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? डिक्लेयर करने का मतलब वेरिएबल को ये है कि आप कंपाइलर के लिए, लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, दैट यू आर डिक्लेयरिंग दैट वेरिएबल फॉर द कंपाइलर, राइट. कंपाइलर को आपने ये बताना है कि वो उस वेरिएबल का नाम क्या है ताकि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके लेटर ऑन इन द प्रोग्राम. जब भी आपने वो वेरिएबल दोबारा यूज़ किया तो उसको पता हो कि अच्छा ये वो वाला स्पेसिफिक वेरिएबल है. अगेन केस सेंसिटिव लैंग्वेज का रूल जो है वो यहाँ थ्रू आउट अप्लाई होगा. जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी, तो अगर आपने एक वेरिएबल जो है स्टार्टिंग में किसी एक तरह से डिक्लेयर किया था तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको लेटर ऑन भी उसी तरह से ही डिक्लेयर करना है. आप उसको पहले तो ये बताएंगे, कंपाइलर को डिक्लेयर करने का मतलब ये होगा कि आप उसको वेरिएबल का नाम बताएंगे और उसके साथ आप उसको ये बताएंगे कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है. डेटा टाइप से क्या मुराद है? डेटा टाइप से मुराद ये है कि ये वेरिएबल किस तरह का है, किस किस्म का है, किस टाइप का है. डेटा टाइप डिफाइन करती है कि वेरिएबल की टाइप क्या है, यानी वेरिएबल में जो चीज़ स्टोर होनी है उसकी किस तरह की नेचर है. फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो डेटा हो सकता है वो न्यूमेरिक टाइप का डेटा हो सकता है, आपके पास अल्फा न्यूमेरिक टाइप का डेटा हो सकता है, आपके पास अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर टाइप का डेटा भी हो सकता है. तो जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि इस वेरिएबल में सिर्फ इसी तरह का डेटा आएगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि रैंडमली उसने उसमें क्या स्टोर करवाना है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 चीज़ें जो है वेरिएबल के लिए बताने की अशद ज़रूरत है. वो ये है कि उसकी डेटा टाइप क्या है, डिक्लेरेशन के लिए कि उसकी डेटा टाइप क्या है और उस वेरिएबल का नाम जो आपने उसको असाइन किया है वो क्या है. तो जब हम ये 2 चीज़ें कर देंगे फॉर द कंपाइलर्स तो वी आर डन विद द डिक्लेरेशन पार्ट. जब डिक्लेरेशन हम करते हैं
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि वेरिएबल के लिए कुछ मेमोरी जो है वो सेपरेटली असाइन हो जाती है बाय द कंपाइलर। जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन इज स्ट्रिक्टली फॉर द कंपाइलर। जब हम कहते हैं कि हमने डिक्लेयर किया है कोई वेरिएबल, तो इसका मतलब है हमने सिर्फ उसकी डिटेल्स स्पेसिफाई की हैं। जो होती हैं आपकी मेमोरी एलोकेशन, वो होती है बाय डिफाइनिंग दैट वेरिएबल। इंटरेस्टिंगली सी या C++ लैंग्वेज में डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का सिंटेक्स जो है या उसको तरीकाकार जो है वो सेम ही है। यानी जब आप डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल, तो उसका मतलब है कि वो डिफाइन भी हो जाता है फॉर द कंपाइलर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों सेम चीज़ें हैं। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल और वेरिएबल की डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी। डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपने वो वेरिएबल स्पेसिफाई किया और उसके साथ कंपाइलर ने कुछ मेमोरी भी एलोकेट कर दी इन द मेन मेमोरी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मेन मेमोरी या रैम की बात हम करेंगे जब भी हम मेमोरी एलोकेशन फॉर द वेरिएबल की बात करते हैं। सो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम जो है वो वेरिएबल्स को उसका सिंटैक्स किस तरह लिखेंगे, उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल में हम 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये है डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करने की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आपने उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा टाइप यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटीजर डेटा टाइप। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था इंटीजर का मतलब है स्ट्रिक्टली डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ न्यूमेरिक्स, राइट। जैसे कि 25, 53, 2, 43, राइट। ये क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ नहीं हैं। दे आर डिस्क्रीट और इंटीजर वैल्यूज़। वो इंटीजर वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। इट इज़ द सेम डेफिनेशन जो इंटीजर्स की मैथमेटिक्स में होती है यूजुअली। सो अगर अभी आपको इंटीजर्स या डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करने में या उनकी डिटेल्स अंडरस्टैंड करने में मुश्किल भी हो रही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज वील डिस्कस इट इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर्स। सो ये देखें कि मैंने एक डेटा टाइप बता दी है उस वेरिएबल की। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मेरा जो वेरिएबल है वो इस तरह का है जिसमें मैंने कोई मैस किसी चीज़ का जो है वो स्टोर करवाना है। तो इसका मतलब ये है नेमिंग कन्वेंशन इस तरह की होती हैं कि आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं कि आप किस तरह का वेरिएबल जो है वो दें, लेकिन हाँ उसके सर्टेन रूल्स ज़रूर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नेमिंग या वेरिएबल नेमिंग के रूल्स क्या होते हैं। लेकिन एक जनरल या कॉमन सेंस का तरीका ये है कि आप उससे क्लोजेस्ट जो वेरिएबल का नाम है वो जो है वो उसको असाइन करें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैथ्स डिक्लेयर करना है तो m अगर मैं उसका नाम लिख दूं तो दैट विल बी इनफ। या ऐसे हो सकती है कि आप लोगों में से कोई ये कहे कि मैंने उसको इंटीजर मैथ्स असाइन करना है, MASS मैथ्स। अनटिल अनलेस कि वो वर्ड किसी कीवर्ड के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, यानी कि वो एग्जैक्टली सी के जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, उनके जैसा एग्जैक्टली नहीं है, आप उसे एज अ वेरिएबल नेम दे सकते हैं, राइट। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। हमने क्या किया, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, यानी वेरिएबल की डेटा टाइप भी बता दी और हमने उसको एक नेम असाइन कर दिया। अब होगा ये कि जब भी मैंने इस वेरिएबल को कहीं भी दोबारा अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो मैं इसको इसी नाम से दोबारा जो है वो यूज़ करूँगी जो मैंने एक दफ़ा स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में उसको असाइन कर दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने उसको क्या नाम असाइन कर दिया है, M, या आप उसको मैथ्स का नाम असाइन कर सकते हैं। मैं इसको M से ही कंटिन्यू करूँगी। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कहा कि मेरा स्टार्टिंग में जो इंटीजर है वो M था और मैं ये कहती हूँ कि मैंने एक एक्सेलरेशन को जो है ना वो भी डिफाइन कर दिया एज इंटीजर, ऑल्दो इट कैन बी अ डिफरेंट डेटा टाइप एज वेल। लेकिन उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में फोर्स कैलकुलेट करनी है तो मैं m को मल्टीप्लाई कर दूंगी सिंपली a से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ गलत की है। इन टर्म्स ऑफ डिक्लेरेशन आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर। अगर आपका आंसर ये है कि मैंने यहाँ पे f को डिक्लेयर नहीं किया तो यू आर करेक्ट। मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स ऐसे हैं m एंड a जो मैंने अपने प्रोग्राम में फर्दर यूज़ करने थे, यानी कि मैंने मैथ्स को भी यूज़ करना था, मैंने एक्सेलरेशन को भी यूज़ करना था। लेकिन ये भी तो एक वेरिएबल है जिसमें आपका आंसर स्टोर होना है।
सो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको भी यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत थी, जो कि मैंने नहीं किया, मैंने मिस कर दिया। अब जब मैं ये प्रोग्राम रन करूँगी तो क्या होगा कि कंपाइलर मुझे ये कहेगा कि देयर इज़ समथिंग अनडिफाइंड विद द नेम एफ, क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया कि f का मतलब क्या है या f किस तरह की चीज़ है। f कोई फंक्शन हो सकता है, f कोई वेरिएबल हो सकता है, f कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी कंपाइलर के अंदर गुंजाइश मौजूद है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब तक मैं इसको यहाँ डिक्लेयर नहीं करूँगी तब तक क्या होगा, मेरा जो कंपाइलर है वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि आपने छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन कर रहे हैं, इसको आप ड्राई रन कहते हैं जब हम इसे कॉपी पेंसिल पे करते हैं, या हम उसका एल्गोरिदम काइंड ऑफ लिख के उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं और हम उसे कोड नहीं करते, तो हम उसको ड्राई रन की टर्म भी उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जो कि है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए है, ठीक है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे जिसमें हम क्या करें, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो है वो उसकी लेंथ और उसकी विड्थ जो है उसके मल्टीपल के इक्वल जो है वो होता है एरिया, राइट। जब भी हम कहते हैं कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका मतलब ये है कि मैं लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। इसका मतलब है मुझे एक लेंथ का वेरिएबल चाहिए जिसको मैंने डिक्लेयर कर दिया एज लेंथ, जिसका नाम मैंने लेंथ रखा इंटीजर वाइज, ठीक है। इंटीजर उसकी डेटा टाइप है लेंथ। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ जिसको मैं कहती हूँ कि दिस इज विड्थ ऑफ। अब यहाँ पे आप इसको स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। अनदर वे टू डू इट इज कि मैं इसको कहूँ कि इंटीजर l एंड इंटीजर w। सो ये आपकी मर्जी पे मुनहसर है कि आप इसके लिए किस तरह का, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही डिक्लेरेशन है ऑफ अ वेरिएबल, राइट। अब हमने ये कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी एरिया। अब एरिया भी एक वेरिएबल है जिसने इन दोनों का मल्टीपल या इनका आंसर स्टोर करना है, तो उसका मतलब ये होगा कि मुझे उसको भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगी एक और इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम है एरिया। अब ये देखें कि अगर मैंने सारे लेटर्स जो है नाम के, वेरिएबल नेम के सारे लेटर्स स्मॉल से लिखे हैं, तो इसका मतलब है जब मैं इसे कॉल करूंगी तो तब भी मुझे इसे उस सेम सिंटैक्स में या सेम वे में इसे कॉल करने की ज़रूरत है। अगर मैं एरिया को कॉल करते हुए कैपिटल ए से लिख दूं, दैट मीन्स इट विल बी अ रॉन्ग डिक्लेरेशन। मेरा कंपाइलर अगेन मुझे यही एरर देगा कि आपने लिखा तो एरिया ही है लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, उसमें एक मेन मिस्टेक आपने क्या की है कि आपने उसमें जो है उसका ख्याल नहीं रखा, केस सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं रखा कि जो सी में एज अ डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती है, राइट। इसका मतलब ये होगा कि अब मैंने कहा कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ये जो एस्टेरिक का साइन मैं लगा रही हूँ इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से एक प्रोग्राम की लॉजिक बनाएं, यानी मैंने उसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और उसके बाद मैंने उसको उन वेरिएबल्स को फर्दर यूज़ कर लिया। अब मैं इनको प्रिंट एफ भी करवा सकती हूँ इस एरिया को। जब मैं प्रिंट एफ करवाऊंगी, हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम में देखा था कि प्रिंट एफ क्या करता है कि उस वेरिएबल का जो आंसर है या कोई भी चीज़ को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देता है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं स्क्रीन पे। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि कुछ प्रोग्राम में जो हमने सिंटैक्स देखा था प्रोग्राम का, उसमें हमने देखा था कि प्रिंट एफ का एक फंक्शन होता है। प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है किसी भी चीज़ को अगर आप करवाना चाहें तो ये भी हो सकता है कि फर्दर हम इस एरिया का जो आंसर है उसको डिस्प्ले करवा दें। अच्छा, जब भी हम कहते हैं कि हमने इन वेरिएबल्स को यूज़ करना है या डिक्लेयर करना है, तो एक और तरीका जो डिक्लेरेशन का हो सकता है, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डेटा टाइप सेम है। यहाँ आपने देखा कि मैंने एक दफ़ा इंटीजर टाइप लेंथ डिक्लेयर की, एक दफ़ा विड्थ को इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया, तीसरी दफ़ा एरिया को भी इंटीजर टाइप ही डिक्लेयर किया। लेकिन एक और तरीका इसको डिक्लेयर करने का ये हो सकता है कि मैं इंटीजर लिखूँ, एक ही दफ़ा मैंने उसकी डेटा टाइप लिखी, and then you will write the name of the variables that you want to declare separated by commas। यानी मैंने लिखा लेंथ कॉमा विड्थ
कॉमा एरिया, और उसके आगे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो अब दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट सिंटैक्स ऑफ राइटिंग 3 लाइन्स जो हमने पहले ऊपर लिखी थी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने हैं ऑफ द सेम डेटा टाइप, तो उसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उन्हें कॉमा सेपरेटेड लिख दें और एक ही दफ़ा उनकी डेटा टाइप जो है वो जो है डिक्लेयर कर दें। अब जब हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो इस तरह भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि कैरेक्टर टाइप कोई मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है z, राइट। कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल है जिसका नाम है z। अब इस कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? एनीथिंग that you typed from your single key can be taken as a character। यानी मैंने अपनी कीबोर्ड से सिर्फ A प्रेस किया तो ये एक कैरेक्टर है। अगर मैंने कोई अल्फ़ाबेट्स ऐसे टाइप किए, फॉर एग्जाम्पल माई नेम मुबशरा, MUBASHRA, दैट इज नॉट अ कैरेक्टर। एवरी एलिमेंट इन दिस स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर, यानी कि M एक कैरेक्टर है, U एक कैरेक्टर है, B एक कैरेक्टर है। इवन अगर मैं अपने नाम के दरमियान में मुबशरा मंजूर में अपना फुल नेम लिखूं और उसके दरमियान में मैं स्पेस दूं तो वह स्पेस भी एक कैरेक्टर है। सो इस तरह से डिफरेंट तरह की डेटा टाइप हो सकती हैं जिनको आप डिक्लेरेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन की बात आ जाती है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन का क्या मतलब है? डेफिनेशन का मतलब यह है कि जब मैंने इंटीजर a लिखा या इंटीजर लेंथ लिखा तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर ने ना सिर्फ रिकग्नाइज कर लिया कि एक वेरिएबल है ए टाइप का, ना तो कि उसको पता चल गया, बल्कि उसने क्या किया कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट कर दी जिसका नाम ए के लिए रिजर्व्ड है। यानी वो वाली मेमोरी में जो लोकेशन है, जब डेफिनेशन का मतलब ये है कि नॉट ओनली the variable is declared for the compiler but compiler has also allocated some memory location for that variable, तो उसको हम कहते हैं डेफिनेशन। मैंने पहले भी कहा था C के केस में क्या होता है कि सी लैंग्वेज के केस में या C++ के केस में भी जब आप डिक्लेरेशन कर देते हैं तो उसका मतलब है कि जब वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो उसकी जो डेफिनेशन है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके लिए आपको सेपरेट इंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसी एक इंस्ट्रक्शन से इंटीजर a लिखने से डिक्लेरेशन भी हो गई, यानी कंपाइलर को भी पता चल गया और कंपाइलर इवेंचुअली क्या करेगा बाद में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो मेमोरी भी एलोकेट कर देगा फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। अब वो किस बेसिस पे वो लोकेशन जो है वो डिसाइड करेगा वो भी उसकी डेटा टाइप डिटरमिन करती है। इन डेटा टाइप्स के लिए कुछ स्पेसिफिक साइजेस होते हैं कि आपको कितने साइज की मेमोरी लोकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह क्या होगा कि इसके अंदर वो क्या करेगा कि मेमोरी में जाएगा और मेमोरी को कहेगा कि दिस पर्टिकुलर स्लॉट्स ऑफ, फॉर एग्जांपल इसका जो एड्रेस है वो ये है 3 तक, तो वो कहेगा 0000H से 0003H तक के जो स्लॉट्स हैं या मेमोरी लोकेशंस हैं दे आर रिजर्व्ड फॉर वेरिएबल A। यानी A वेरिएबल में जो भी स्टोर होना है वो इन्हीं मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होगा, राइट। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। अब उसमें स्टोर क्या होना है, वी आर कमिंग टूवर्ड्स दिस विच इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल का क्या मतलब है कि यू इनिशियलाइज, यू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल व्हेनेवर यू डिक्लेयर इट। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर आप उसमें कुछ वैल्यू भी उसको असाइन कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया है। इनिशियलाइज करवाना क्यों ज़रूरी है, यहीं से आप देखें। जब आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल को, डिक्लेरेशन के बाद उसके बाद क्या हुआ, डेफिनेशन, यानी कंपाइलर ने उसे कुछ मेमोरी एलोकेट कर दी। अब देयर आर चांसेस कि मेमोरी में ऑलरेडी उन स्लॉट्स पे कोई डेटा जो है वो पड़ा हुआ हो, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है, तो हो सकता है कि उसके अंदर ऑलरेडी कुछ गार्बेज, उसको हम कहते हैं, ऐसी अनवांटेड डेटा जो कि ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम कहते हैं गार्बेज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो इसका मतलब है हो सकता है वो लोकेशंस पहले यूज़ हुई हैं, उसमें कोई ना कोई वैल्यूज़ जो है वो पहले से पड़ी हुई हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे लिए गार्बेज हैं, बट
एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वो वाली वैल्यूज क्या इस वेरिएबल को असाइन हो गई। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं चाह रही थी कि मैं खुद से इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दूं। जैसे मैंने कोई काउंटर डिजाइन करना है, यानी जो काउंट करे, स्टूडेंट्स को काउंट करे या नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करे, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया काउंट के नाम से। अब मैं चाहती हूं कि काउंट हमेशा 0 से ही स्टार्ट हो और उसमें बार बार एक इंक्रीमेंट होता जाए, यानी कि एक एक वैल्यू जो है वो ऐड होती जाए। तो इसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल की डिक्लेरेशन, यानी हमने क्या किया, यहां पे सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद डेफिनेशन भी हो गई, यानी उसने जाके वेरिएबल के लिए कोई इंटीजर टाइप का काउंट के लिए उसने कोई मेमोरी भी एलोकेट कर दी, ठीक है। अब ये भी तरीका हो सकता था कि मैं इसको इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल आई कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल लाइक दैट, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये क्या है कि यहां पे गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 0 वैल्यूज ही आएंगी। कि आपने कहा, हमने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में ही वेरिएबल को डिक्लेयर भी करवा दिया और उसके बाद हमने उसको कोई स्टार्टिंग वैल्यू भी असाइन कर दी, तो उसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ दैट वेरिएबल। ज़रूरी नहीं है कि आप उस वेरिएबल को 0 से ही इनिशियलाइज कराएं। ऐसे हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग वेलोसिटी के लिए कोई वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 25 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर सकती हूँ, एक इंटीजर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैं उसका नाम v रख देती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 25। तो इसका मतलब है अब जब डेफिनेशन परफॉर्म होगी इस वेरिएबल की आफ्टर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, तो क्या होगा, इसके लिए मेमोरी एक एलोकेट होगी, मेमोरी में स्लॉट एलोकेट होगी जिसमें पहले से ही क्या वैल्यू स्टोर होगी 25, राइट। अब जब मैं कहती हूँ 25 वैल्यू स्टोर होगी तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली द वैल्यू दैट विल बी स्टोर्ड, बल्कि क्या होगा, उसका बाइनरी वैल्यू या उसकी जो है जो आस्की कोड्स हैं वो स्टोर होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मेमोरी में जो वैल्यूज हैं वो 1s and 0s की फॉर्म में ही होती हैं स्टोर। तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने डिस्कस किया। एक तो ये कि वेरिएबल जो मेमोरी की स्लॉट है उसका ऑलरेडी कोई एड्रेस हो सकता है, उसके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या दैट इज़ beyond our concern, that is beyond the content of our book कि इसका एड्रेस क्या है, but there exists some address of that memory slot। जिस तरह से आप कहें कि एक लाइन में 10 घर हैं और हर घर का एक नंबर असाइन हुआ है, तो वो उस नंबर जो है वो उसका एड्रेस होगा। अब हर घर किसी के नाम पे असाइन है, that name is the kind of a variable, right? और उस घर के अंदर जो लोग एलोकेटेड हैं, लोग जो रहते हैं, वो क्या होंगे, उसके अंदर जो वैल्यू आपने असाइन की है या आपने उसके अंदर जो भी रखा है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर, दैट विल बी इट, राइट। सो इसको आप इस तरह से जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल ने जाके मेमोरी स्लॉट ऑक्यूपाई की जिसका कुछ एड्रेस था। अब वो मेमोरी स्लॉट या मेमोरी स्लॉट्स, मल्टीपल स्लॉट्स भी हो सकती हैं बेस्ड ऑन कि उसकी डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए कुछ उस नाम के अगेंस्ट वो स्लॉट्स जो हैं वो रिजर्व हो गई और जो भी आप उस वेरिएबल में रखवाएंगे वो उन्हीं स्लॉट्स में जाके स्टोर होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो 25 रखी थी, लेकिन जब आपने प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपने उसमें 2 वैल्यूज ऐड करवा दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में 2 ऐड हो गया। सो नाउ द वैल्यू इज 27। तो अगर इनिशियली उस वेलोसिटी में वैल्यू जो है वेलोसिटी के वेरिएबल में जहाँ मेमोरी असाइन हुई थी वहाँ अगर 25 पड़ा हुआ था, तो अब क्या होगा, अगर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वो वैल्यू चेंज हो गई है तो वो यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करवा देगा, इसको रिप्लेस कर देगा विद 27, राइट। तो इस तरह से, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं कि द वैल्यूज कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इसके अगेंस्ट जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती, राइट। सो लेकिन वो वैल्यूज कहाँ पे जाके चेंज होंगी, उसी मेमोरी लोकेशन में जहाँ पे आपने वो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया था और कंपाइलर ने उसको जाके वो मेमोरी स्लॉट्स जो हैं वो असाइन की थी,
सो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये क्लियर हो गया होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपके हर तकरीबन प्रोग्राम में जो है वो यूज़ हो रहा होगा. जब भी आप सी का कोई भी कोड लिखेंगे उसके अंदर वेरिएबल्स आर एसेंशियल पार्ट्स, क्योंकि आपने स्टोर तो करवाना ही है अपने कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल्स में. सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें डिक्लेयर करने के लिए जब हम उसको कोई वेरिएबल टाइप असाइन करते हैं तो कंपाइलर के लिए उसका क्या मतलब है. फिर हमने ये देखा कि अगर आप हाउ इज़ डेफिनेशन डिफरेंट दैन डिक्लेरेशन, और फिर हमने उसके बाद ये देखा कि इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है. बहुत सारी एग्जांपल्स. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से या नेमिंग जो उसका तरीका है, टेक्निक है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए.